प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपके सामने कक्षा 6 विज्ञान के पहला पाठ भोजन की चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि सभी सजीवों के लिए भोजन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भोजन के बिना सजीव अपनी दैनिक क्रियाओं को संपादित नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ उनके शरीर में जितने भी प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं, उनके संपादन के लिए में भी परेशानियां आ जाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानें कि भोजन क्या है। भोजन क्या है? आप जानते हैं कि सभी सजीवों के शरीर को पोषण देने वाले बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो आवश्यक तत्वों को अपने अंदर रखते हैं। ऐसे सारे पदार्थ भोज्य पदार्थ कहते हैं, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द के सारे पदार्थों को भोजन के रूप में नहीं ले सकते। केवल कुछ चुने हुए पदार्थ को ही जीव भोजन के रूप में लेते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि वो पदार्थ जो भोजन के रूप में लिए जाते हैं वे हमारे शरीर के पोषण में मदद करते हैं। तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि जो पदार्थ भोजन के रूप में लिए जाते हैं उन्हें हम भोज्य पदार्थ कहते हैं, भोजन कहते हैं। आपने देखा होगा सेलेक्टिव रूप से, चुने हुए रूप से भोजन को हम लोग जो लेते हैं ये दो प्रकार के स्रोतों से आता है। पहला है पादप स्रोत, यानी वैसा भोजन जो पौधों से आता है हमारे लिए, और दूसरा भोजन का वह भाग जो जंतुओं से हम प्राप्त करते हैं। आइए पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन को हम जानें। आप जानते हैं कि हम पौधे के विभिन्न भागों को भोजन के रूप में लेते हैं। जैसे पौधे के जड़ को हम खाते हैं, उदाहरण के रूप में हम गाजर, मूली आदि को खाते हैं। फिर हम जो है तना को खाते हैं, मुख्य रूप से आलू और अन्य चीजें जो आप देखते, तना, पत्तियां, साग के रूप में। उसी तरह से फूल गोभी के रूप में, और बहुत सारे फूल है ना, और फल और बीज अनाज के रूप में। इस तरह से हम जो है पौधों से लेते हैं। इसके बाद हुआ हम जो है जानवरों से क्या लेते हैं। जानवरों से हमें भोजन के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो आप जानते हो जानवरों से हमें दूध, सभी लोग इससे परिचित हो। हम दूध को भोजन के रूप में लेते हैं। कहा गया है दूध एक पूर्ण आहार है, संपूर्ण आहार है। दूध लेते हैं, फिर दूध से बहुत सारे अलग अलग उत्पाद बनते हैं, जैसे दही हुआ, मक्खन हुआ, पनीर हुआ आदि। तो ये सारी चीजें हम लेते हैं। उसी के तरह अब हम जो है और क्या लेते हैं? शहद लेते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, मांस, मछलियां, अंडे और भी बहुत सारी चीजें हम जंतुओं से भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो यह स्पष्ट हो गया कि स्रोत के रूप में मुख्यतया भोजन के हमारे दो स्रोत हैं, पहला पौधे और दूसरे जंतु। आइए हम आगे बढ़ेंगे। आगे में हम जब बढ़ेंगे, हमारा ये कंप्लीट हुआ। आगे हम देखेंगे कि भोजन के आधार पर हम जंतुओं का विभाजन कैसे करें। आप जानते हैं कि जितने भी प्रकार के जंतु हैं वो अपने स्वभाव के आधार पर अलग अलग प्रकार के भोजन लेते हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जो केवल साग सब्जियों यानी पौधे से प्राप्त उत्पाद को ही खाते हैं। कुछ ऐसे जंतु हैं जो केवल दूसरे जंतुओं को या उसके शरीर के मांस को खाते हैं। और तीसरा ग्रुप है जो इस दोनों प्रकार से अपना भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो आइए, जो ऐसे जंतु जो पौधों से
अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और केवल पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जीव कहते हैं। उदाहरण आपके सामने में स्पष्ट है, 2-3 उदाहरण मैं आपको हर एक का देता जाऊंगा। जैसे आप जानते हैं गाय, बकरी, घोड़ा, हाथी आदि, ये सभी। दूसरा है मांसाहारी। मांसाहारी जीव के रूप में आप देखिए सिंह, बाघ, चीता आदि जो जीव हैं। इसके अलावा छोटे जीव में आप देखिए सांप, आप देखिए उसी तरह से मगरमच्छ, आगे हम बढ़ेंगे छिपकली, मेढक, ये सभी जो है मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं। और तीसरा है सर्वाहारी श्रेणी। इसमें ऐसे जीव आते हैं जिसकी परिभाषा हमने पहले दी है, जो इस दोनों प्रकार का भोजन लेते हैं। जैसे मनुष्य या मानव हुआ, कुत्ता, बिल्ली, भालू, चींटी, तिलचट्टा, कौवा, ये सारी चीजें। आगे अब देखेंगे अगला जो हमारा आज का टॉपिक है वह है भोजन के पोषक तत्व। विभिन्न पोषक तत्व। अभी जो ये भोजन लेते हैं, हमने आगे चर्चा की, उसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं। आपने जीव के एक गुण के बारे में भी पढ़ा था कि सभी सजीव भोजन लेते हैं यानी पोषण करते हैं। तो अब देखते हैं हम कि उसमें पोषण के लिए आवश्यक कौन सी वस्तुएं रहती है। तो हम अपने भोजन को मुख्यतया सामान्यतया तीन ग्रुपों में बांटते हैं। एक वैसे भोजन जो ऊर्जा देते हैं हमारे शरीर को। दूसरा ग्रुप है जो हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं या हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के चलते रहने से जो टूट फूट या कमी होती है उसकी पूर्ति करते हैं। और तीसरा है जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं यानी हमें निरोग बनाए रखते हैं। तो आइए इस तीन ग्रुप में हम सामान्य रूप से पहले विभाजन किया, लेकिन विशिष्ट रूप से हम बांटते हैं कि हमारे भोजन के मुख्य जो पोषक तत्व हैं उनके नाम यहाँ पर आपको सामने लिखा हुआ है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा विटामिन, पांचवा खनिज लवण। ये 5 मुख्य हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट हमने जो 3 ग्रुप में किया था उसके रूप में हमने यहाँ पर उनको भी विभाजित किया है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पोषक तत्व हैं ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करते हैं। अब इसके जो मुख्य स्रोत हैं इसको भी मैं थोड़ी आपको बताऊंगा, विशिष्ट रूप से आप किताबों की सहायता से देख लेंगे। जैसे चावल हम लेते हैं, गेहूं लेते हैं, आलू लेते हैं, इस प्रकार के बहुत, जैसे जौ और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन सबों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। दूसरा है वसा, ये हमारे भोजन में मुख्य रूप से तेल, घी, मक्खन, विभिन्न प्रकार के तेलहन अनाज जिससे हम तेल को निकालते हैं, और सूखी मेवा जैसे आप जानते हैं बादाम, अखरोट आदि, इस तरह से सूखे मेवा में ये वसा पाए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि ये ऊर्जा के भंडार होते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तीसरा ग्रुप जो है वह है प्रोटीन। ये प्रोटीन मुख्य रूप से इनके स्रोत के बारे में जब हम जानेंगे तो ये हमारे दालों में, विभिन्न प्रकार की फलियों में, दूध में, मांस में, मछली में, अंडा, इन सबों में प्रोटीन पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर की वृद्धि एवं आंतरिक टूट फूट की मरम्मत में मदद करते हैं। अगला हो गया विटामिन। विटामिन हरी सब्जियों, फल, अंडे, अंकुरित अनाज, मछलियां आदि में पाए जाते हैं। ये विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं और इस तरह से हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। और ये जो 5वां है यह है खनिज लवण। खनिज लवण आप जानते हैं नाम से जैसा स्पष्ट है, ये भी विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां, फल आदि अंकुरित अनाजों में पाए जाते हैं और ये भी इसी श्रेणी में आते हैं, हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त इन 5 के अतिरिक्त भी 2 सहायक रूप से ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें हमारे भोजन के साथ लेना आवश्यक है। इसमें मुख्य रूप से पहला है रुक्षांश, जिसे खाद्य है ना तंतु
भी बोला जाता है। रुक्षांश या रफेज, ये साबुत अनाज जितने हम खाते हैं, अंकुरित अनाज या जितने कच्ची सब्जियां जो हम सलाद के रूप में लेते हैं, और इसी तरह से फल या कुछ ऐसे अनाजों के अंदर जो पके हुए होते हैं उसके अंदर भी जो है ये पाए जाते हैं। ये रेशे की तरह होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत ही आसानी से दिखते नहीं, लेकिन इनका जो है यह हमारे शरीर में सीधे रूप से कोई भी पोषक तत्व देते नहीं, जैसे ये ऊपर वाले 5 देते हैं, लेकिन हमारे शरीर के आहार नाल में, पाचन तंत्र के अंदर जो हम भोजन लेते हैं उनको पाचन की क्रिया करते समय, पचते समय ये बहुत ही मदद करते हैं। ये हमारे भोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, है ना। और आहार नाल में गति करने के लिए जब हम लेते हैं तो जानते हैं भोजन पचने के बाद जो बचता है तो उसको गति करना है विभिन्न आहार नाल के हिस्सों से होते हुए, तो उस समय ये सहायता करते हैं। और अंतिम है जल। ये तो जान ही रहे हैं, यह हमारे शरीर के लिए काफी मुख्य हुए। हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल का बना हुआ है, तो इसको भी हम लेते हैं, भोजन के समय भी लेते हैं और अन्य समय में भी हम लेते हैं। अब रहा कि भोजन से संबंधित इसका क्या कार्य है, तो यह हमारे भोजन के, जब भोजन पच जाता है तो छोटी आंत में जो इसका अवशोषण होता है अथवा फिर इसका जो शरीर आहार नाल से इसका बहिष्करण होता है, इस दोनों क्रियाओं में इसका ज्यादा रोल होता है। जब पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तो अवशोषित भोजन को हमारे आहार नाल से शरीर के अन्य जरूरी हिस्से तक, जहां पर इसकी जरूरत है वहां तक इसको ले जाया जाता है, परिवहन किया जाता है। इसमें जल की भूमिका बहुत मुख्य होती है। और इसके अलावे ये हमारे शरीर के अंदर जो परिसंचरण का तंत्र है ना, उसमें भी जल, जैसे आप जान रहे हैं कि रक्त जान ही रहे हैं, ये तो एक द्रव के तरह का है, तो उसमें भी जो है ये हमें मदद करते हैं। इस तरह से हमने भोजन के प्रमुख अवयवों के बारे में आपसे चर्चा की। आगे अब आया कि इनमें से हम इनको कि हमारे भोजन में उपस्थित है इसका परीक्षण हम कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करें। इसके लिए क्या होगा, स्रोत के रूप में हमने आपको बताया, सामान्य रूप से आप सबों के बीच में जो उपलब्ध है हम उसी से परीक्षण करेंगे। जैसे आप जानते हैं आपके घर में रोज भात बनता है, उससे मार भी निकलता है। आप ऐसा करें कि घर में जो मार निकला उसको एक छोटी सी कटोरी में ले लें, और आपके घर में नमक होगा जो घर से आप बाजार से आप खरीद कर लाते हैं, आयोडाइज्ड नमक उस पर लिखा हुआ होता है, तो वैसे आयोडाइज्ड नमक को लेकर हम उस पर सामान्य रूप से छिड़केंगे। मार को थोड़ा ठंडा करने के बाद हम उसके ऊपर छिड़केंगे तो हम देखेंगे कि मार का रंग बदलने लगा और वह बदलकर नीला या काला हो गया है। तो नीला या काला रंग का होना यह बताता है कि इसमें स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक हिस्सा है, जो आगे आप जानेंगे। ये मतलब कार्बोहाइड्रेट उसमें उपस्थित है। ये तो घर में आप करके देख सकते हैं। अब हम इस विद्यालय में कैसे करेंगे, तो हम एक पैट्री डिश लेंगे, शीशे की छोटी सी कटोरी, उसमें हम अपने घर से आलू उबाल कर ले आएंगे और उसको मैश कर लेंगे, ऐसे ऐसे मिला लेंगे, यानी चोखा आप जो घर में खाते हैं चोखा उस तरह का बनाएंगे। अब उसमें नमक आदि नहीं डालना है, सामान्य रूप से चोखा आलू को मैश कर लेंगे और उसके ऊपर हम जो है आयोडीन का विलयन जो विद्यालय में उपलब्ध है उसका लेकर के बूंद बूंद करके हम उसको गिराएंगे और निरीक्षण करेंगे, देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो जो है उसका रंग नीला काला हो गया। आइए प्रोटीन का परीक्षण करेंगे। प्रोटीन की परीक्षण के लिए हम घरों में हमारे दाल बनता है, सुगमता से उपलब्ध। हमें याद रखना है कि हम इस तरह के जो परीक्षण कर रहे हैं इसके लिए जो पदार्थ हम ले रहे हैं उनको ठोस रूप में नहीं होना चाहिए, या तो हम उनको क्रश कर लेंगे, पीस लेंगे, अथवा उनको उबाल करके उसका विलयन टाइप का बना लेंगे। ठीक है, तो दाल को ले लेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारे परख नली है, छोटी सी कांच की बनी हुई परख नली, और इसके अंदर दाल ले लेंगे और इसमें सबसे पहले हम कॉपर सल्फेट विलयन की 2-3 बूंदे डालेंगे। फिर थोड़ी देर कुछ सेकंड के बाद हम उसके ऊपर जो है कास्टिक सोडा का विलयन डालेंगे। ये थोड़ा ज्यादा डालना होगा, 10 बूंद के लगभग डालेंगे और उसको हिलाएंगे। परख नली को हिलाएंगे तो हम देखेंगे कि परख नली के ऊपरी हिस्से पर लगभग
एक वलय रिंग के जैसा बनता है और वह उसका रंग जो है बैगनी रंग का हो जाता है या भूरी रंग का होता है ना। तो हम समझेंगे कि इसमें प्रोटीन उपलब्ध है। उसी तरह से बसा के लिए तो बहुत आसान है। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे तैलीय बीज होते हैं, सुरगुज्जा का, अंडी का, या थोड़ा अति से उपलब्ध हो जाए तो अखरोट जैसे हुआ, बादाम हुआ या मूंगफली हुआ। इनमें से कोई एक हम लेंगे और उसे थोड़ा सा कागज, उजला कागज के बीच में रख करके और उसे थोड़ा सा क्रश करेंगे, दबाने करके तोड़ने की कोशिश करेंगे। और फिर थोड़ी देर के बाद, हाँ ध्यान रहे कि कागज फटे नहीं, और फिर जो है हम उसको हटा के कागज का निरीक्षण करेंगे तो हम देखेंगे उस पर तैलीय धब्बे आ गए हैं, और इन तैलीय धब्बों की उपस्थिति हमें उसमें तेल यानी वसा के उपस्थित होने का जो है ये प्रमाण देता है। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आज आप इन सारी वस्तुओं को भली प्रकार से समझ गए होंगे।